हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू बॉन्ड विद केमिस्ट्री। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपके सिलेबस में है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, तो हम सॉल्व करेंगे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मैंने बोर्ड पर लिखा है आर गिव्स अस पी। ये जो आर है ना, ये आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट आपको हमने मान लिया कि मेरा रिएक्टेंट है आर और इससे मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस इक्वेशन के लिए अगर मुझे रेट लिखना होगा तो इसका रेट मैं कैसे लिखूंगी? डी आर अपॉन डी टी। चलो, ये तो हम डिफरेंशियल रेट लिखते हैं। हमें मालूम है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर जो रेट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर जीरो। इसका मतलब वो रिएक्टेंट की जीरो कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से वो इंडिपेंडेंट है, उसको हम जीरो ऑर्डर बोलते हैं। तो मैंने यहां पर जीरो लगा दिया। इसका मतलब हुआ मैं इन दोनों को लिख सकती हूँ, है ना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। इट इज इक्वल टू, ये बन गया के आर रेज टू पावर जीरो। फाइन। अब मैं इसे इसके सामने लिखूंगी क्योंकि दोनों ही रेट हैं। तो देखो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन गया माइनस डी आर ओवर डी टी, जो कि आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। इट इज इक्वल टू के आर रेज टू पावर जीरो। अब बच्चों, किसी की भी पावर जब जीरो होती है ना, तो दैट इज इक्वल टू यूनिटी, वो वन के बराबर हो जाता है। तो यानी कि ये जो r रेज टू पावर जीरो है ना, ये इक्वल टू वन हो गया, ये इक्वल टू वन हो गया। तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये बन गया डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, जिसको मैं लिख सकती हूँ, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डी आर इज इक्वल टू के डी टी। क्या किया मैंने बस डी टी को हम उस तरफ हमने शिफ्ट किया है। इतनी बात तो आपकी समझ में आ ही गई होगी। अच्छा, यहां पर माइनस था तो वी कैन पुट हियर नेगेटिव साइन। ओके, इतना ही करने के बाद स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट्स इंटीग्रेशन। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो ये बन गया डी आर, ये लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, राइट। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास बच गया r इज इक्वल टू माइनस के। कांस्टेंट था इसलिए मैंने उसे बाहर रखा था, ये k तो एज इट इज रहेगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इट इज इक्वल टू के टी प्लस मैंने लगा दिया यहां पर i क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। इतनी सी बात है यहां तक। ओके, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को दे देते हैं नंबर वन। ये हमारी नंबर वन इक्वेशन है, राइट। दिस इज आवर नंबर वन इक्वेशन। तो मैं इसे दे देती हूं नंबर वन। व्हाट टू डू नाउ, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है ना, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकलती है इनिशियल कंडीशन से। मतलब ये जो आर है ये वो कंसंट्रेशन है जो कुछ समय के बाद है आपके पास। अगर आप मान के चलते हैं कि टी आपके पास जब जीरो था, यानी कि इनिशियली जब आपने अपनी रिएक्शन को स्टार्ट किया, तो आर क्या था, आर की जो कंसंट्रेशन थी वो कंप्लीट थी, यानी कि वो आर नॉट थी। आर नॉट आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो लेट अस पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पर हो गया r इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी की वैल्यू है जीरो, मैं जीरो पुट करूंगी, प्लस i की वैल्यू की जगह मैं लिखूंगी i, तो हमें यहां पर r की जगह, तो अब हम क्या करने वाले हैं, r की जगह हम पुट करेंगे r इज इक्वल टू आर नॉट। सो इट इज आर नॉट इनिशियल वैल्यू माइनस के इंटू जीरो इज इक्वल टू i। ठीक है, अब इतना पुट करने के बाद हमें मालूम है कि दिस फैक्टर विल बिकम जीरो। क्यों? और हमारे पास ये जो आर नॉट है दैट इज इक्वल टू आई। तो बच्चों हमने फाइंड कर ली इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू। ये था हमारा सेकंड स्टेप। नाउ व्हाट टू डू, आर नॉट, ये जो आई की वैल्यू आपके पास आई विच इज वेयर आई इज इक्वल टू आर नॉट, पुट दिस वैल्यू इन अगेन इन इक्वेशन नंबर वन इन प्लेस ऑफ आई की जगह पर हम इसे पुट करेंगे तो या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पर लिख देते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग
वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में से पुट कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे हम। अब लिखेंगे r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। सो ये बन गया r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। राइट, बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है ना, इसे हम इस तरफ ले आएंगे। सो के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, और यहां से हमारे पास आ गया, अगर हम चाहें तो t निकालना चाहते हैं या हम k निकालना चाहते हैं। सो लेट अस फाइंड k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी आर नॉट माइनस आर। ये आपके पास इक्वेशन बन गई फॉर फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज डालेंगे। ये आ गई आपके पास इनिशियल वैल्यू और वो आ गई आपके पास फाइनल वैल्यू, मतलब कि कुछ समय के बाद जो आपका रिएक्टेंट बचता है ना, वो उसकी कंसेंट्रेशन ये होगी डिवाइडेड बाय टी। सो दिस इज योर इक्वेशन। अब देखो, जहाँ तक आप इस इक्वेशन को चेक कीजिए, ये वाली इक्वेशन से हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इक्वेशन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो इस इक्वेशन में अगर हम इसका ग्राफ बनाए ना, तो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करने पर पता चलता है कि वाई एक्सिस पर होना चाहिए मेरे पास आर, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट विथ यू, एंड ये जो m होता है ये होती है स्लोप ऑफ द रिएक्शन, x हो गया आपका टाइम t, और जो इंटरसेप्ट है वो है r नॉट। इस इंफॉर्मेशन को लेकर के हम जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने ले लिया, मेरे पास ये होगी y एक्सिस पर है मेरे पास r, तो दिस इज योर r, और x एक्सिस पर है बच्चों आपके पास t, राइट। अब हमें क्या चीज नोटिस करनी है इसमें कि देखो आपके पास ये जो KT है ना, ये नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव होगा तो दैट मीन्स आपकी स्लोप पॉजिटिव नहीं, स्लोप कैसे आएगी, डाउनवर्ड स्लोप आएगी। तो आपने इन्वर्टेड इस तरह से ड्रॉ करना है ऐसे, ये आ गया। जहां पर ये टच कर रहा है वो हो गया आपका इंटरसेप्ट, क्योंकि आपके इक्वेशन में C की वैल्यू है। जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर C की वैल्यू है, तो आपके पास ये हो गया R नॉट, राइट। और यहां पर जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ग्राफ बन रहा है R और T के बीच में, विच इज इनवर्टेड वेयर द स्लोप इज नेगेटिव, और स्लोप है नेगेटिव तो स्लोप की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। स्लोप क्या है, स्लोप है माइनस के। तो ये था आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये इस यहाँ पर अगर आपने वैल्यू पुट किया, आपका ग्राफ जो है वो ऐसे आएगा। दिस इज ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। निकालते हैं आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जब बच्चों हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना होगा, तो पहली बात तो ये हमें ये मालूम होना चाहिए कि हाफ लाइफ पीरियड क्या है। देखो, वो टाइम पीरियड जब आपके पास आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, जो आपने शुरू में अपनी कंसंट्रेशन ली थी ना, जब वो कंसंट्रेशन एग्जैक्ट हाफ रह जाती है, उस टाइम पीरियड को आप हाफ लाइफ बोलते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। यानी कि द टाइम पीरियड व्हेन योर initial concentration reduces to exact half, that time period is your half life period of the reaction। ठीक है, तो इसको करने का मतलब ये है, अगेन हमें कौन सा एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, हमारे पास था KT इज इक्वल टू R नॉट माइनस R, एंड यहां जब हमने किया ना, तो अब हम यहां निकाल रहे हैं तो T को मान लेंगे हम। देखो, जब T हाफ है तो कब है, जब आपके पास ये जो रिएक्टेंट है, ये होती है वो कंसंट्रेशन जो आपके पास हाफ टाइम के बाद मिलेगी। तो मैं क्या करूंगी, ये कितनी होगी, ये वो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जो आपके पास हाफ टाइम के बाद बची। तो मैं इसे लिख सकती हूं R इज इक्वल टू R नॉट बाई 2, बिकॉज इट विल बी एग्जैक्ट हाफ ऑफ योर इनिशियल कंसंट्रेशन। ये आपके इनिशियल कंसंट्रेशन है। वी विल पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर t की जगह t हाफ चाहिए मुझे, मैंने t हाफ निकालना है, तो मैं k को ले जाऊंगी उस तरफ। ये बन गया R नॉट माइनस, यहाँ भी आ गया R नॉट डिवाइडेड बाय, है ना, ये हो गया, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर आपके पास क्या था, आपके पास था 1 अपॉन, ये हो गया k, राइट। अब R नॉट में से अगर हाफ निकल जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, ऑब्वियसली हाफ। तो आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन, आप लिख सकते हैं R नॉट डिवाइडेड बाय
2K. So this is your half-life period for zero order reaction. This is your half-life period for your zero order reaction. So the final equation is R naught upon, so the final equation is now R naught upon 2K. ठीक है, यहाँ से हम एक चीज़ समझ में आती है कि जो हमारी हाफ लाइफ पीरियड होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो उस केस तो फिर द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने निकाल दिया हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. और जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हमने देखा कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो रेट कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ग्राफ हम उसी हिसाब से बनाते हैं. तो ये था आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये ग्राफ था आपके पास कंसंट्रेशन वर्सेस, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर जो ग्राफ है हमारे पास वो था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. ये कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. दिस ग्राफ वाज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये है आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने निकाला इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड हमने यूज़ किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. अगला स्टेप है हम इसे करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जहां पर ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ योर कंसंट्रेशन और इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ योर वन ऑफ द रिएक्टेंट. तो जैसे अभी हमारे पास जीरो ऑर्डर, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने एक रिएक्शन ली थी, वैसे चलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेते हैं. तो मेरे पास से रिएक्शन है R और R मुझे दे रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट. ये मेरे रिएक्टेंट है, इससे मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है. और जब मैं इसके लिए रेट लिखूंगी तो हमें सीधा सा पता है कि रेट जो है वो अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं तो वो हो जाएगा -TR अपॉन dt. और इसी तरह से अगर मैं रेट लिखूं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ तो वो हो जाता है R रेज टू पावर 1. तो यहाँ पर मैंने K लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी को हटा. ऑब्वियसली हम यहाँ पर लिख सकते हैं DR अपॉन dt इज इक्वल टू K इंटू R. फाइन. अब हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, हम R को ले आएंगे यहाँ और dt को ले जाएंगे वहाँ. सो द नेक्स्ट इक्वेशन जो है मेरे पास वो क्या बन रही है, -dr इज इक्वल टू K dt. और यहाँ पर आ गया R, इसे मैं हटा सकती हूँ, आई कैन राइट इट हियर. इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट. अच्छा, इतना करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये करने के बाद हम इसकी कर देते हैं इंटीग्रेशन. तो चलो इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करें. जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना तो चलो अब नेक्स्ट स्टेप है वी हैव टू इंटीग्रेट इट. तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, K कांस्टेंट है उसे बाहर रख लेते हैं. फाइन. जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जब ऐसी ये वैल्यू हमारे पास आती है जहां पर हमें लिखा है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R, यही हमारे पास है. तो इट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ R एंड इट इज इक्वल टू K इंटू, ऑब्वियसली दिस एंड दिस विल कैंसिल, मतलब इंटीग्रेशन और डिविजन आपस में कैंसिल हो गया. आपके पास बच गया KT और साथ में हमने लगा दिया I. हमने पहले भी किया था I इज योर इंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो यहाँ पर लिख देते हैं I हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. फाइन. ये हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. फाइन. सो अगला स्टेप है, इससे भी दे दो अपनी इक्वेशन नंबर 1. ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I. सो इस स्टेप में हम I की वैल्यू निकालेंगे और I की वैल्यू हम निकालते हैं अपनी इनिशियल कंडीशन से. इनिशियल कंडीशन क्या थी, जब टाइम हम लेंगे इक्वल टू 0 यानी कि इन द बिगनिंग, और जो R है कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो बिगनिंग में क्या थी, इक्वल टू R0 थी. तो ये हमारे पास इनिशियल है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है. अब क्या करना है बच्चों, ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखी हैं इन्हीं वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और I की वैल्यू निकालेंगे. तो ये हो गया ln, R की जगह मैं लिखूंगी R0 और -K इंटू 0 प्लस I. सो ऑब्वियसली मेरे पास I की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ln R0, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ R0. R0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट. इतना हमने कर लिया. अब तो ये डेरिवेशन वैसे भी सॉल्व हो गई है. अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप है हमें I की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में. सो लेट अस पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1. इट विल बिकम ln R is equal to minus K into T plus ln R0. इतना करने के बाद now we are going to solve it. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर -KT है तो बस अब फाइनली यहाँ पर भी हम इससे ले आएंगे इधर, ये बन गया KT
इज इक्वल टू, ये हो गया ln R0 माइनस R, राइट। ये करने के बाद मेरे पास जो ये चीज़ है, ये जो आपने इक्वेशन यहाँ पर लिखी है ना, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी हैव नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b, सो इट बिकम्स नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन b। तो वी कैन राइट इट के t इज इक्वल टू ln R0 अपॉन R, सिंपल, ठीक है। यहाँ से वी कैन फाइंड आउट k, एंड k इज इक्वल टू 1 अपॉन t ln R0 अपॉन R। ध्यान रखो, ये जो R0 है ये आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन या वो कंसंट्रेशन जो आपके पास रह गई है कुछ समय के बाद, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। यहाँ से आप k की वैल्यू निकालेंगे और k से आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये करने के बाद जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, दो चीज़ें हैं। मैं इस वैल्यू को यूज़ करके अपना ग्राफ बना सकती हूँ। वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ। देखो अगेन, ये जो है हमारे पास y एक्सिस पे आएगा। वी विल कंपेयर इट विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए वी आर टेकिंग दिस इक्वेशन फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ। इस इक्वेशन को हम ग्राफ बनाने के लिए, सो स्टूडेंट्स लेट, अब आई हैव रिटन दिस इक्वेशन हियर। यहाँ पर है ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln R0। इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या कहती है, इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको अप्लाई करनी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर y जो है ना दैट इज इक्वल टू mx प्लस c। अब देखो ये हो गया आपका y, ये हो गया x, ये हो जाएगी इसकी स्लोप और ये होगी इंटरसेप्ट। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। जब ग्राफ बनाया तो मेरे पास ग्राफ किसके बीच में बना, इस तरफ आ गई कंसंट्रेशन, यहाँ आ जाएगा आपके पास टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ये। और अगेन देखो यहाँ पर आपके पास जो स्लोप है ना वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव स्लोप है तो उसे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, और स्लोप है k, तो ये जो स्लोप आ गई ये आ गई आपके पास स्लोप विच इज इक्वल टू k, और यहाँ पर आपके पास आ गया ln R0, ये हो गया इसका इंटरसेप्ट। तो c क्या होती है, हमेशा इंटरसेप्ट होती है, ये आपने ध्यान रखना है। इट इज़ योर इंटरसेप्ट एंड दिस इज योर, दिस विल बी योर और योर एक्स एक्सिस, ये आपके एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगा और ये आपके वाई एक्सिस पे ड्रॉ होगा। ये वाला जो फैक्टर है ये आपका स्लोप होता है। इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहीं से ही इसी एक्सप्रेशन को अगर हम नेचुरल लॉग से जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वी विल मल्टीप्लाई दिस फैक्टर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, k विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t, यहाँ ये बन जाएगा लॉग R0 डिवाइडेड बाई R। ये आपके पास एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ भी आप हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं। सो हाफ लाइफ पीरियड आपने कर लिया। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, द टाइम when the concentration of the initial concentration reduces to exact half, वो आपके t हो जाएगा t half when R is equal to exact half of initial concentration। तो let us put these values in this equation। इस equation में put किया तो t को अब मैं यहाँ लिखूंगी। ये t को क्या बना देना हमने, t half is equal to 2.303 डिवाइडेड बाय k यहाँ आ जाएगा log, ये आ गई लॉग की वैल्यू, और R0 ऐसे ही लिखेंगे आप। R की जगह बेटा क्या लिखना है, R0 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमने कहा कि जो R है ना वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन का एग्जैक्ट हाफ हो गया, तो दिस विल गो अप, राइट। ऐसे ही हम मैथ्स में से सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी 2.303 डिवाइडेड बाय k लॉग, एंड दिस इज इक्वल टू 2। फ्रेंड्स यहाँ पर log 2 की वैल्यू होती है, log 2 इज इक्वल टू 0.3010। सो वी विल पुट दिस वैल्यू, ये हो गया 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय k, एंड जब आप सॉल्व करेंगे ये होएगा 0.693 डिवाइडेड बाय k। सो हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है 0.693 डिवाइडेड बाय k। ये था हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर फाइंडिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने किया हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।